अगर ये अंडर इंश्योरेंस 15% से ज़्यादा है, इन दैट केस टोटल अंडर इंश्योरेंस विल बी डिडक्टेड आउट ऑफ द क्लेम। कैसे, उसका एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ। तो मान लिया मेरा कोई 3 मंजिल का साड़ी का शोरूम, आपसे मैंने बीमा कराया, आपने मेरे को सुरक्षा पॉलिसी दे दी, देखा बिल्डिंग है, 3 करोड़ की बिल्डिंग है, 1 करोड़ का स्टॉक है, 4 करोड़ की पॉलिसी मेरे को दे दी। एक दिन अचानक आग लग गई और मेरा 50 लाख का स्टॉक कर दिया। जब सर्वेयर आया, उसने इंस्पेक्शन किया, फोटोग्राफ वगैरह लिए, तब उसने देखा कि बिल्डिंग की वैल्यू तो है 3.5 करोड़, स्टॉक की वैल्यू है 1.5 करोड़, पॉलिसी 5 करोड़ की होनी चाहिए, और इन्होंने इंश्योरेंस लिया केवल 4 करोड़ का। तो अंडर इंश्योर्ड है। 50 लाख का जो स्टॉक का लॉस है वो 50 लाख मिलेगा ही, क्योंकि स्टॉक ही 20% अंडर इंश्योर्ड है, और 20% अगर कटेगा क्लेम अमाउंट में से 50 लाख के में से, तो 40 लाख की मिलेगी। अब यहाँ आप ये नहीं कह सकते कि 15% IRD ने वेव किया तो 15% तो आप वेव कर दीजिए और 5% काट लीजिए। ये जो 20% या 25% या 30% या 40% का अंडर इंश्योरेंस ये योश्य करता है कि रजिस्ट्रेशन वैल्यू पर इंश्योरेंस कराया ही नहीं गया है। हालांकि स्टॉक के केस में रजिस्ट्रेशन वैल्यू से कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन फुल वैल्यू का तो होगा इंश्योरेंस, क्योंकि रजिस्ट्रेशन वैल्यू प्रॉपर्टी के केस में लागू होती है, बिल्डिंग में, प्लांट एंड मशीनरी में, फर्नीचर फिक्चर में। लेकिन अंडर इंश्योरेंस up to 50% it's adjustable, not adjustable. Well, as per the new policies, under insurance up to 15% can be waived. तो 15% कोई इशू नहीं। पिछली बार के एग्जाम्पल में आपने देखा 10% था वेव होता, लेकिन यहाँ क्योंकि 20% है तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब ये जो कुछ एड ऑन कवर पॉलिसी में मर्ज किए गए, जैसे स्टॉक आइलैंड ट्रस्ट, ये नॉर्मली आप लोग इनको समझने की कोशिश नहीं करते हो कि इनके मतलब क्या है, क्यों है। अब इस पॉलिसी में शामिल हो गए, कोई एक्स्ट्रा क्लेम नहीं है, लेकिन कस्टमर इसका कैसे बेनिफिट लेगा? कस्टमर को तो पता ही नहीं होता क्या है। स्टॉक आइलैंड ट्रस्ट का मतलब ये है कि अगर मेरी प्रेमिसेस में, मेरी फैक्ट्री में, मेरी कमर्शियल यूनिट में किसी और का सामान और उसको लॉस हो जाता है मेरे सामान के साथ, तो क्योंकि उसका सामान में तो मेरा कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट है नहीं, तो इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम पे करेगी। इंश्योरेंस कंपनी तो मेरी पॉलिसी है, मेरा सामान है जिसमें मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, उसको क्लेम करेगी। ऐसा स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी में है और था, लेकिन इन दोनों पॉलिसियों में ये किया गया कि चाहे फिनिश गुड्स हो, सेमी फिनिश गुड्स हो, स्टॉक इन प्रोसेस हो, स्टॉक रेडी फॉर डिस्पैच हो, और मटेरियल हो, पैकेजिंग मटेरियल हो, कोई भी आइटम, अगर मेरे यहाँ पर वो और मेरे यहाँ उसका लॉस हुआ है, तो मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी में वो पेबल है। और सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आपको सुनना है। आपने देखा ड्राई क्लीनर की शॉप, अब ड्राई क्लीनर की केवल शॉप होती है, उसमें ड्राई क्लीनिंग के लिए कोई सूट आया हो, कोई साड़ी आई हो, कोई ब्लैंकेट आया हो, या कोई भी कीमती सामान आया हो, दे ऑल बिलोंग्स टू कस्टमर्स। बाई चांस ड्राई क्लीनर की शॉप में आग लग गया, या बाढ़ से नुकसान हो जाए, साइक्लोन से नुकसान हो जाए, दंगे से नुकसान हो जाए, किसी भी तरीके,
तो जो भी नुकसान हुआ है, लाखों का है, करोड़ों का, जो भी है, वो उसका ड्राई क्लीनर का नुकसान तो है, उनका है जिन लोगों का माल था। और जिन लोगों का माल है उनको पैसा कौन पे करे? क्योंकि ड्राई क्लीनर तो केवल कस्टोडियन है, उसके बाद तो माल तब तक रहेगा जब तक उसकी ड्राई क्लीन होकर कंप्लीट हो गई, उसको डिलीवरी नहीं की जाती बस, आपकी कीमत कुछ भी। तो वो तो ओनर है ही ना, उसका इंश्योरेंस इंटरेस्ट है। लेकिन अब इस पॉलिसी में अगर उसका लॉस होता है दूसरे किसी माल का, तो उसकी भी रिस्क कवर। दिस इज कॉल्ड स्टॉक होल्डिंग ट्रस्ट। मेरा स्टॉक नहीं है, ट्रस्ट में मैंने रखा हुआ है, चाहे मेरे दोस्त का है या मेरे कस्टमर का है, उसको लॉस होगा तो वो भी पे होगा। ऐसे एक इंटरेस्टिंग प्रोविजन है कि एडिशन, एल्ट्रेशन और एक्सटेंशन। हमारे ऑफिस का बीमा है। पहले ऑफिस के 3 फ्लोर थे, ग्राउंड फ्लोर, बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर। अब ऑफिस ने मान लिया 1 फ्लोर और चढ़वा लिया, तो सम इंश्योर बढ़ गया ना, कॉस्ट बढ़ गई। बाई चांस ऑफिस उसको इंटीमेशन दे देता है इंश्योरेंस कंपनी को कि हमने 1 फ्लोर और चढ़वा लिया और हमारा 30% एक्स्ट्रा कॉस्ट लग गया, आप उसकी रिस्क भी कवर कीजिए। तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करती, उसकी रिस्क कवर करती है, हालांकि वो मिड टर्म ऑफ द पॉलिसी हुआ। लेकिन अगर इंटीमेट नहीं हुआ तो फिर जो एक्चुअल लॉस हुआ है वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भी अंडर इंश्योर्ड होगी। एट द टाइम ऑफ लॉस उसकी वैल्यू बढ़ गई, इतनी वैल्यू का इंश्योरेंस ही नहीं, अंडर इंश्योर्ड। तो एडिशंस, अल्ट्रेशंस और एक्सटेंशंस भी कवर होती है, इंटीमेट करना होता है। अब इन दोनों पॉलिसी में डिफरेंस क्या है? सम इंश्योर्ड का डिफरेंस, सूक्ष्म उद्यम 5 करोड़ तक, लघु उद्यम 50 करोड़। कंपल्सरी एक्सेस का डिफरेंस, सूक्ष्म उद्यम में 5,000, कंपल्सरी में 5% ऑफ द क्लेम अमाउंट 10,000। स्टार्टअप एक्सपेंसेस की लिमिट सूक्ष्म उद्यम में 1 लाख तक, लघु उद्यम में 5 लाख। फ्लोटर की रिस्क सूक्ष्म उद्यम में फ्री है, लघु उद्यम में 10% फ्लोटिंग। मिनिमम प्रीमियम की रिस्क सूक्ष्म उद्यम में 500 प्लस GST, लघु उद्यम में 1000 प्लस GST। अब इसको समझने वाली चीज़ ये है कि अगर किसी इंश्योर्ड को ये बीच में आइडिया हो जाता है कि उसका अंडर इंश्योर्ड है, तो बीच में भी सम इंश्योर्ड बढ़ा के डिफरेंस प्रीमियम दे करके अपनी रिस्क को कवर करा सकता है। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने एंडोर्समेंट पास करना, डिफरेंस अमाउंट का प्रीमियम दे देना। लेकिन ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक कि इस पॉलिसी पर क्लेम नहीं आया हो, और एनी एडिशन डिलीशन इंश्योरेंस कंपनी का इश्यू है एंडोर्समेंट। कंपल्सरी एक्सेस चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो इंश्योरेंस कंपनी की मैक्सिमम लायबिलिटी है, उसमें हक लेना वो रिडक्शन होगा, सम इंश्योर्ड का चल रहा है। टेररिज्म की केस में कंपल्सरी एक्सेस डिफरेंट रहेगा। और जब भी ये पॉलिसी किसी कस्टमर को सेल करते हैं तो उसके साथ में कुछ एड ऑन कवर भी सेल, क्योंकि एड ऑन कवर के बारे में कस्टमर नहीं जानता कि आपके पास क्या एड ऑन कवर है, आपको बताना होता है। और काफ़ी एड ऑन कवर ऐसे हैं हमारी कंपनी के पास या किसी भी XYZ कंपनी के पास, सबके पास अपने एड ऑन कवर होते हैं जो कि IRDA अप्रूव होते हैं। ये वो एड ऑन कवर है जो कि 1 अप्रैल 2021 के बाद नए इंट्रोड्यूस किए गए हैं, क्योंकि पुराने तो इन दोनों पॉलिसी में बंद हो गए, एक्सेप्ट स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल फायर पॉलिसी। अब देखिए 8 एड ऑन कवर देगी। इंस्टॉलमेंट प्रोटेक्शन अप टू 50,000 पर ईएमआई, क्लेम प्रिपरेशन कॉस्ट, लॉस ऑफ रेंट, एडिशनल एक्सपेंसेस ऑफ रेंट फॉर एन अल्टरनेट एकोमोडेशन, एक्सीडेंटल डैमेज कवर, involuntary betterment, expenses for loss minimization, and escalation clause. Escalation clause भी बहुत एडवाइजेबल है। अगर आपने क्लॉज दिया, थोड़ा सा प्रीमियम दिया है, तो आप जितना परसेंटेज एस्केलेशन चुना है, 15%, 20%, 25%, क्योंकि आप तो 25%,
उतने अगर सम इंश्योर्ड में इंक्रीज हो गई पॉलिसी पीरियड में तो भी रिस्क ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी और कोई भी अंडर इंश्योरेंस नहीं होगा। स्टॉक किसी भी लोकेशन पर हो, अगर आप फ्लोटर कवर ले रहे हैं तो उसकी प्रपोजल फॉर्म में उसकी लोकेशन लिख दीजिए, वैल्यू लिख दीजिए और इसका कवर हो जाएगा। सूक्ष्म उद्यम पॉलिसी में कोई स्टॉक का प्रीमियम नहीं देना। ये पॉलिसी आप किसी भी ऐसे ओनर एंटरप्रेन्योर को दे सकते हैं जिसकी कोई कमर्शियल यूनिट हो, लेकिन ध्यान रखने की चीज़ ये है कि परचेजर जो भी होगा पॉलिसी, चाहे वो सूक्ष्म उद्यम पॉलिसी या लघु उद्यम, इवन फायर एंड स्पेशल फायर पॉलिसी, अगर वो ओनर भी है लेकिन उसने लीज पे दे दी किसी तो इंश्योरेंस पॉलिसी लीज लेसर के नाम जाएगी। उसने रेंट आउट कर दिया, इंश्योरेंस पॉलिसी भी टेनेंट के नाम जाएगी। सेल कर दिया तो बायर के नाम जाएगी, क्योंकि इंश्योरेबल इंटरेस्ट चेंज हो रहा है इन सभी सर्कमस्टांसेस। आप कहेंगे टेनेंट को दिया है मान लिया, तो टेनेंट का तो बिल्डिंग पे कोई राइट ही नहीं, वो कैसे इंश्योरेंस कराएगा? ऑफकोर्स बिल्डिंग का नहीं ले सकते, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी तो उसके हो सकते हैं, फर्नीचर फिक्सर तो उसका हो सकता है, स्टॉक तो उसका हो सकता है, तो उसके लिए वो इंश्योरेंस ले सकता है। फायर पॉलिसी में एक और इम्पोर्टेंट क्लॉज होता है जिसको बोलते हैं रेस्टोरेशन ऑफ सम इंश्योर्ड। इसके मायने ये होते हैं कि अगर पॉलिसी पीरियड में कोई क्लेम आ गया, हो सकता है एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, तो जितना अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम का सेटल किया है उतने अमाउंट से उस पॉलिसी का सम इंश्योर्ड रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे साड़ी के शोरूम की 5 करोड़ की पॉलिसी है या 4 करोड़ की पॉलिसी है, और 4 करोड़ की पॉलिसी में मेरा लॉस हुआ 50 लाख का, तो 50 लाख का क्लेम जो था मेरे को 40 लाख का सेटल हुआ, उसमें से 40 लाख का हो। अब मेरा सम इंश्योर्ड बता केवल 3 करोड़ 7 लाख, और पॉलिसी में अभी 7 महीने बाद। तो ये जो अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ इंश्योरेंस है, इसमें कोई और पॉसिबिलिटी भी है क्लेम आने, कुछ भी लॉस हो सकता है, मुझे तो पता नहीं, नेचुरल कैलेमिटी तो कभी भी आ सकता है, साइक्लोन आ गया या तूफान आ गया या कोई फ्लड आ गई, कुछ भी हो सकता है, मेरे हाथ में तो है, आई कांट कंट्रोल दैट। तो अगर क्लेम आया तो अंडर इंश्योरेंस लग सकता है, क्योंकि वैल्यू एट रिस्क ऑन द डेट ऑफ लॉस विल बी फाउंड लेस। तो इसका तरीका ये होता है कि इस सम इंश्योर्ड को रीस्टेट करा लिया जाए, रिस्टोर करा लिया जाए ऑन द सेम डे व्हेन द क्लेम इज सेटल्ड। और उसके 2 तरीके। सर मेरा एक दूसरी मीटिंग है, एरिया मैनेजर्स के साथ, तो मैं निकल रहा हूं। गिव मी 1 minute only. You go like this. थैंक यू सर। तो उसमें 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप डिफरेंस अमाउंट ऑफ प्रीमियम दे दीजिए, ताकि आप क्लेम में अमाउंट आपका सेटल हुआ है और जितने से सम इंश्योर्ड हुआ है। दूसरा तरीका ये है कि आप डिफरेंस अमाउंट नहीं देना चाह रहे हैं, तो उतना अमाउंट क्लेम अमाउंट में से रिड्यूस करा लीजिए, जिससे कि आपका सम इंश्योर्ड ऑटोमेटिक इंश्योरेंस कंपनी रीस्टेट कर। लेकिन ये रिस्क मत लीजिए कि आप अंडर इंश्योरेंस पर चलें, क्योंकि जितने के अमाउंट से, अब ये तो मान लिया छोटा लॉस है 40 लाख का, बाई चांस बड़ा लॉस आया होता 4 करोड़ का सम इंश्योर्ड होता, 1.5 करोड़ का आपका क्लेम अमाउंट पे हो जाता, तो सम इंश्योर्ड 2.5 करोड़ ही देगा। और रिवेन्यू अमाउंट में रिमेनिंग पॉलिसी पीरियड में जो कि अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ पॉलिसी है, उसमें अगर कोई क्लेम आ जाता है तो आपको बहुत बड़ा लॉस भी सस्टेन करना पड़ता है, सिर्फ इसलिए कि आपका पॉलिसी का सम इंश्योर्ड सफिशिएंट। तो ये जो निटिग्रिटीज हैं, जो कि पॉलिसी की टेक्निकलिटीज हैं, इनको समझना बहुत जरूरी होता है, और ये सबसे पहले आपको समझ में आनी चाहिए, जिससे कि आप कस्टमर को समझाएं।
क्योंकि कोई भी कमर्शियल एंटरप्रीनर अगर वो लगातार 2, 4, 5, 7, 8, 10 साल से पॉलिसी दे रहा है तो कई बार तो ऐसा होता है कि वो आपसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है, क्योंकि वो ये सब चीज़ें फेस कर चुका होता है। अब मान लिया किसी का एक बार क्लेम आ गया तो इंश्योरेंस कंपनी डॉक्यूमेंट लेते लेते क्लेम को प्रोसेस करते करते उसको 10 चीज़ें समझ दी, सम इंश्योर्ड बताइए आपकी रेट में कितना है, सरकार खुद ही पूछ लेगा रिपोर्ट बनाने में, असेसमेंट करने में, डॉक्यूमेंटेशन देखने में, पॉलिसी इशू करने में क्या गलती हुई है, क्लोजेस कौन से हैं, लॉस किन किन चीज़ों का हुआ है। तो रिपीटेशन ऑफ रिन्यूअल्स ऑफ द पॉलिसी विल मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व इन द पॉलिसी। और ऐसे बहुत सारे लोग जिनका आप रिन्यूअल करेंगे या इंश्योरेंस पॉलिसी देंगे, क्योंकि सारे ही नए हों ये तो पॉसिबल नहीं। तो फायर की जो टेक्निकलिटीज हैं उनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉलिसी तो बड़ी सिंपल है। पॉलिसी को तो IRDA ने कस्टमर के इंटरेस्ट में ही डेवलप किया है, उसके इंटरेस्ट में ही इम्प्लीमेंट किया है, जिसमें कि बहुत सारी एक्स्ट्रा प्रोविजन कर दिए गए हैं जो कि पिछली स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरियड पॉलिसी में नहीं थे, जो पॉलिसी आज भी जारी है, लेकिन ओवर 50 सम इंश्योर्ड 50 करोड़ है। अब 50 करोड़ तक के सम इंश्योर्ड में ही आपके नॉर्मली 99% कस्टमर आ जाएंगे। तो आपने जो पॉलिसी देनी है वो तो सूक्ष्म उद्यम देनी है, लघु उद्यमी देनी है, कमर्शियल यूनिट्स को। 50 करोड़ से ऊपर के सम इंश्योर्ड के तो कितने परसेंट होंगे, 1% भी मिल सकते हैं आपके कस्टमर। तो ये सब चीज़ें जब आप समझ जाते हैं तो आपका फायर इंश्योरेंस पर थोड़ी एक्सपर्टीज हो जाती है। आप कस्टमर को बड़े कॉन्फिडेंस से कन्विंस कर सकते हैं, उसको रिस्क से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको सम इंश्योर्ड निकालने का पैटर्न एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको इनोवेटिव कवरेज बता सकते हैं, उसको लैंग्वेज जो है जो कॉम्प्लेक्स नहीं है अब उसको समझें, कवरेज की कम क्लैरिटी है। अब ये बहुत सिंप्लीफाइड हो गया। चलिए, अब आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप में से पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर एंड?